लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने और आपने क्विक टॉपिक रिकॉल करवाऊं। सर, मैंने आपको कहा था अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहले जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्या करना होता है? रिकॉर्ड करने के बाद आपने उसको पोस्ट करना होता है। रिकॉर्ड कहाँ पे, रिकॉर्ड किस कॉन्सेप्ट के जरिए किया जाता है? पोस्टिंग कहाँ पे की जाती है? लेजर्स में। फिर मैंने आपको सिखाया था कि लेजर्स दो तरह के होते हैं। जब आप बात लेजर्स की करते हो या टी अकाउंट्स की बात करते हो ना, जिनको टी अकाउंट्स भी कहा जाता है, ये दो तरह के होते हैं। सर, व्हाट डू यू मीन बाय दो तरह के होते हैं? इधर देखें, एक होते हैं जिनको कहा जाता है जनरल लेजर, या इनका दूसरा नाम है नॉमिनल लेजर। दूसरे होते हैं जिनको कहा जाता है इंडिविजुअल लेजर, या इनको कहा जाता है मेमोरेंडम अकाउंट्स। इनका एक और नाम यूज होता है कंट्रोल अकाउंट्स। क्या नाम यूज होता है? और इनका नाम क्या यूज होता है? पर्सनल लेजर्स। क्या वर्ड यूज करते हैं? या एक और वर्ड यूज होता है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। बात समझ आ रही है? प्लीज आप अंडरस्टैंड करें कि दो तरह के जो हमारे रिकॉर्ड्स में जितने लेजर्स है ना, लेजर्स दो तरह के बनाए जाते हैं। एक होते हैं जिनको कहा जाता है जनरल लेजर, नॉमिनल लेजर, कंट्रोल अकाउंट्स। यहां पे आपके रिकॉर्ड्स का टोटल जाता है, टोटल यहां पे पोस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस रूम में अगर आप 40 लोग बैठे और मैंने आप 40 लोगों को, एक एक बंदे को 1000 1000 की सेल की है, टोटल कितनी सेल की है? 40,000। तो टोटल रिसीवेबल जो होंगे वो टोटल वाले कहाँ पे जाएंगे? इस जनरल लेजर में, नॉमिनल लेजर में। लेकिन आप 40 लोगों के अलग अलग अकाउंट भी तो बनेंगे, तो जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे रखे जाते हैं। यही बात समझ आई? हमारे कोर्स में दो कंट्रोल अकाउंट्स हैं। एक है कस्टमर्स के, जिनको क्या नाम दिया जाता है? रिसीवेबल, या इनका दूसरा नाम है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर, सेल्स का अकाउंट तो इनकम का अकाउंट नहीं था। सर, वो सिंपल सेल वर्ड लिखा हो तो इनकम है, सिंपल सेल वर्ड लिखा होगा तो कौन सा अकाउंट है? लेकिन सेल्स देखो, रिसीवेबल क्या, रिसीवेबल क्या है? वो लोग जिनको हमने सेल की थी उनसे पैसे मिलने हैं। तो रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। लेकिन ये तो टोटल होगा, इसमें 40,000 गए होंगे। आपका अलग अलग अकाउंट भी तो बना होगा, उसको पता है क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रिसीवेबल या सेल्स लेजर, बस। सही है? इसी तरह जो हमारे पेबल्स हैं, जिनसे हमने उधार में चीजें परचेज की हैं, 10 सप्लायर से मैंने 30,000 की चीजें टोटल खरीदी, टोटल जाएगा पेबल, या उससे चीजें क्या की हैं तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में। सिंपल सेल का अकाउंट इनकम का अकाउंट है, लेकिन वर्ड लिखा हुआ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट तो ये रिसीवेबल का है। सिंपल परचेज का वर्ड अकाउंट एक्सपेंस का अकाउंट है, लेकिन वर्ड लिखा हुआ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट पेएबल का है। यहाँ पे तो टोटल गया होगा। उन 10 सप्लायर के अलग अलग अकाउंट भी तो बने होंगे, उनको क्या कहेंगे? पेएबल या, बोलना है क्लास में, सही है भाई? समझ आया? पहले क्या होता था, अब मुझे बताओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे टोटल रिसीवेबल 40,000 के हैं टोटल, तो आप सबका जो टोटल है अलग अलग अकाउंट्स का, अलग अलग अकाउंट्स की क्या बनाई जाएगी? लिस्ट ऑफ मेरे टोटल के टी अकाउंट का, आप इंडिविजुअल रिकॉर्ड के टी अकाउंट का, दोनों का बैलेंस आपस में क्या होना चाहिए? ये देखो, सप्लायर स्टेटमेंट में हम अपनी अपने रिकॉर्ड को बाहर वाले रिकॉर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट में कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। इसमें हम दो रिकॉर्ड रख रहे हैं और वो भी अपने ही दो रिकॉर्ड है। एक में क्या क्या बिजनेस का टोटल, और एक पे इंडिविजुअल रिकॉर्ड। तो अगर मेरे टोटल सप्लायर 30,000 के हैं, तो इंडिविजुअल जो सप्लायर के अकाउंट्स होंगे उनका भी टोटल मिला के कितना होना चाहिए? क्या ये बात एग्री कर रहे हो? इन आसान वर्ड्स, इसको पहले कहा जाता था कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। क्या कहा जाता था? अक्सर इनमें बैलेंसेस इक्वल नहीं आते,
अक्सर इनमें बैलेंस इज इक्वल, मेरा टोटल का अकाउंट कह रहा है 40,000, इंडिविजुअल अकाउंट कह रहे हैं 39,000। क्यों? क्योंकि मैंने एक अलिशबा का अकाउंट लिखना भूल गया था 1,000 का, या टोटल में 1,000 ज्यादा लिख दिए थे। पहले ना इनका बैलेंस आपस में इक्वल, इसको कहा जाता था कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। ये वाला टॉपिक अब आपके कोर्स से खत्म हो गया है। उसका रीजन है कंप्यूटराइज अकाउंट। कौन सी अकाउंटिंग? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आने की वजह से कंप्यूटर में 1,000 रुपए की अलिशबा को सेल की ना, 1,000 टोटल में भी चला जाएगा, 1,000 अलिशबा के अकाउंट में भी चला जाएगा। पहले जब मैन्युअल लिखते जाते थे ना, मैन्युअली अकाउंट्स बनाए जाते थे ना हार्ड फॉर्म में, तो ये होता था कि टोटल में कोई चीज लिख ली, इंडिविजुअल रिकॉर्ड में नहीं लिखी। अब सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया है। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का, MA1 में पढ़ाया जाता है। इंटरलॉकिंग का मतलब है अकाउंट्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। इंटरलॉकिंग, इंटीग्रेटेड का मतलब है अकाउंट्स कनेक्टेड है। अब जब सेल होती है ना, टोटल में भी चली जाती है रिसीवेबल के, और इंडिविजुअल में भी चली जाती है। तो अब बताओ क्या डिफरेंसेस आएंगे कभी? तो इसलिए ये टॉपिक खत्म हो गया, इनको कंपेयर करें। लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए ना, रिसीवेबल में क्या चीजें आती हैं, पेएबल में क्या चीजें आती हैं। हमारे कोर्स में कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन का टॉपिक खत्म हो गया ड्यू टू कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। बट अगेन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में भी रिसीवेबल का अकाउंट तो बनता होगा ना, तो ये तो पता होना चाहिए कि क्या चीज रिसीवेबल में आती है, क्या चीज पेएबल में आती है। क्या ये बात क्लियर है? ओके, अब सुनो, सुनो सारे, आसान वर्ड्स में लॉजिकल वे में समझाऊंगा, रट्टा नहीं लगाना, सही है? पहली बात मुझे बताओ, कस्टमर को उधार पे बिजनेस सेल करता है किस पे? कैश। और कैश सेल में तो पैसे उसी टाइम मिल गए, लेकिन क्या क्रेडिट कस्टमर से उसी टाइम पैसे मिले या बाद में? बाद में मिलने हैं। तो मैंने और आपने कहा था ये हमारा क्या है, इसको कहा जाता है ट्रेड रिसीवल। कौन से रिसीवल? ट्रेड मीन बिजनेस के, इसका दूसरा नाम क्या था? डेटर्स। क्या था वर्ड? डेटर्स। याद है? अब मुझे बताओ, ये तो हमारे पैसे मिलने हैं, तो ये हमारे क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी? कौन सा? क्योंकि 12 महीनों के अंदर पैसे दे देगा। क्या ये बात क्लियर है? अब मुझे बताओ, एसेट का नॉर्मल बैलेंस, नॉर्मल एसेट का नॉर्मल बैलेंस किस साइड पे आता है? ओके, बस सही है। नॉर्मल बैलेंस किस साइड पे आता है? ओपनिंग साइड। जो भी चीज रिसीवेबल को बढ़ाएगी, नॉर्मल मीन ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आता है? डेबिट साइड पे। जो भी चीज रिसीवेबल को इंक्रीज करेगी, वो किस साइड पे आएगी? रिसीवेबल के अकाउंट में, डेबिट पे। जो चीज रिसीवेबल को कम करेगी, वो किस साइड पे आएगी? अब बताता हूं, सुनो। फॉर एग्जाम्पल, आप सब हमारे कस्टमर हैं, आप सब हमारे कस्टमर हैं, आपका ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 40,000 का। कितने का? मेरा आपसे सवाल यह है, मैंने आपको और 5,000 की उधार पे सेल की, उधार पे। तो आप बताओ, उधार पे सेल की, तो क्या 40 होना चाहिए, 45 होना चाहिए? अब तो आपके रिसीवल क्या होने चाहिए? अब ज्यादा हो गए ना, क्योंकि 5,000 और उधार पे सेल किए, तो रिसीवल बढ़ गए। तो रिसीवल के अकाउंट में किस साइड पे आएगा ये? डेबिट साइड पे। क्रेडिट सेल किस साइड पे आएंगी? डेबिट साइड पे। क्या ये बात समझ आई? पक्की बात है? इसी तरह आप लोगों ने कुछ चीजें हमें वापस कर दी। अब देखो रिसीव, अब आपने माइंड में एंट्री याद रखो, क्रेडिट सेल की क्या थी? रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट, सेल का अकाउंट क्या होगा? रिसीवेबल के अकाउंट में डेबिट पे आता है ना, तो इसलिए देखो डेबिट। समझ आया? लेकिन आपने चीजें वापस कर दी। लेट्स से 40,000 थे ओपनिंग, 5,000 ऐड हो गए, 45 हो गए, किसी ने 2,000 की चीजें वापस कर दी, तो सेल रिटर्न में इनकम कम हुई। क्या अब आपने हमने 45,000 देने हैं, 43,000 कम देनी है? रिसीबल क्या हो गए? कम हो गए। तो कम हो गए तो रिसीबल किस साइड पे आएंगे? एसेट है ना, इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो इधर देखो, सेल रिटर्न क्रेडिट पे आएगी। क्या ये बात समझ आ रही है? और चीजें वन बाय वन करके सिखाऊंगा, समझते जाना। फिर 43 हो गया बैलेंस। 10,000 का आप लोगों ने मुझे कैश दे दिया, 10,000 का आपने मुझे क्या दे दिया? तो अब बताओ, कैश का अकाउंट डेबिट हुआ, रिसीवल 43 के थे ना, 10,000 आपसे आ गए। तो अब बताओ, क्या 43 रहेंगे या कम हो जाएंगे? तो रिसीवेबल कम हो रहे हैं अगेन,
इंक्रीज हो डेबिट होता है, डिक्रीज हो तो कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर यहां पे आता है। यहां तक क्लियर है? किसी एक कस्टमर ने टाइम पे पैसे दे दिए 2,000 का, हमने उसको डिस्काउंट भी दिया, 2,000 का हमने उसको क्या दिया है? तो अब बताओ, डिस्काउंट 45, 40 के, 5,000 की सेल की 45, नंबर याद रखना माइंड में। 2,000 की सेल रिटर्न हुई 43, 10,000 के पैसे दे दिए 33,000, 3,000 का मैंने किसी को डिस्काउंट दिया। तो अब बताओ, क्या अभी भी 33,000 देने या 30,000? फिर डिस्काउंट अलाउड, डेबिट डिस्काउंट अलाउड, रिसीवल को क्या कर रहा है? तो अगेन रिसीवल को डिस्काउंट अलाउड भी किस साइड पे आएगा? यहां तक क्लियर है? प्लीज 5 मिनट देना, ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। यहां तक समझ आ गया? इसी तरह 30 में से 1,000 रुपए का एक कस्टमर बैड डेट हो गया, पैसे खा के चला गया। तो अगेन बैड डेट हमारा एक्सपेंस है, डेबिट बैड डेट। अब रिसीवल क्या 30 के रह गए 29 के, तो रिसीवल 1,000 से और कम हो गए, तो बैड डेट भी किस साइड पे आएगा? यहां तक क्लियर है? सर फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था डिसऑनर्ड चेक का। किसका? मेरी बात सुनो, आपसे, आप कस्टमर हो, 29 है ना, किसी ने 2,000 का मुझे चेक दिया आप में से, मैंने तो उसको इमीडिएटली डेबिट कैश किया, रिसीवल को क्रेडिट कर दिया। लेकिन बैंक में चेक कर जमा करवाया, वो क्लियर ही नहीं हुआ। जब आपसे चेक मिला था तो 2,000 मैंने इमीडिएटली क्या कर दिए थे, माइनस। बैंक में गए, चेक क्लियर ही नहीं हुआ। तो अब बताओ, वापस रिसीवल में क्या करने पड़ेंगे? ऐड। तो रिसीवल इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? तो डिसऑनर्ड चेक रिसीव्ड इस साइड पे आते हैं। इसी तरह मैंने आपको कहा था, जिस बंदे ने मुझे पैसे 1 तारीख को नहीं दिए, आपके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। क्या चार्ज करूंगा? तो अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा हूं। तो इंटरेस्ट, एक तो आपने मुझे वो मेरे पुराने वाले पैसे भी देने हैं, प्लस इंटरेस्ट भी देना है। तो इंटरेस्ट हमारा इनकम होगा, क्रेडिट इनकम, लेकिन रिसीवेबल बढ़ जाएंगे, तो इंटरेस्ट चार्ज भी किस साइड में आएगा? क्या हो गया? एक, अभी मैं आता हूँ एक और चीज, अब जरा समझना एक और चीज, ये तो रिसीबल थे ना। इसी तरह रिसीबल के अलावा आपके कोर्स में कौन सा दूसरा कंट्रोल अकाउंट है? बात का जवाब देना है। पेएबल। पेएबल का ओपनिंग, पेएबल हमारे क्या है? ओके, बात का जवाब देना है। इधर देखो, ये सेल्स थी ना। परचेजेस भी कितने भी होती हैं? परचेजेस भी तो दो तरह की होती हैं, एक, प्लीज कंट्रीब्यूट करो, कैश, और दूसरा क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस में कैश में तो उसी टाइम पैसा दे दिया बिजनेस ने, क्या क्रेडिट परचेजेस में उसी टाइम पैसा दिया बाद में? बाद में पैसे देने हैं। तो क्या एसेट है लाइबिलिटी? कौन सी वाली? नाम क्या देते हैं इसको, या दूसरा नाम क्या है? और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस नॉर्मली किस साइड पे होता है? मैं वर्ड क्या लिख रहा हूँ, नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है। क्या ये सर डेबिट हो सकते हैं? यस, अगर हमने ज्यादा पैसे इन्हें दे दिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अब बताओ, अगर पेएबल का ओपनिंग बैलेंस फॉर एग्जांपल यहाँ पे, पेएबल, पेएबल का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे होता है? अब बात समझना, पेएबल हमारी लाइबिलिटी है, जो चीज लाइबिलिटी को बढ़ाएगी वो किस साइड पे आएगी, और जो चीज लाइबिलिटी को कम करेगी वो, बात खत्म। बात का जवाब देना आपने। रेडी हमारे 30,000 के पेएबल है, मैंने सप्लायर से 10,000 की और चीजें खरीदी। तो अब देखो ना, 30 है, 10 और देने हैं, तो 30 और क्रेडिट परचेजेस किस साइड पे आएंगी? लेकिन 2-3 हजार की चीजें तो मैंने सप्लायर को रिटर्न कर दी, परचेज रिटर्न, वो तो लाइबिलिटी को मेरे कम करेगा। तो लाइबिलिटी कम हो तो किस साइड पे आता है? अब बात अंडरस्टैंड करो, मैं ये पेएबल के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखूंगा, परचेज रिटर्न के अकाउंट में क्रेडिट होगा। हर डबल एंट्री का डेबिट क्रेडिट होता है ना। अगर ये परचेजेस क्रेडिट हो रही है ना पेएबल में, परचेजेस के अकाउंट में डेबिट हो रही है। ये परचेज रिटर्न अगर पेएबल में डेबिट हो रही है ना, तो परचेज रिटर्न के अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। इसी तरह सप्लायर से हमें डिस्काउंट मिला है, तो बताओ क्या उसको ज्यादा पैसे देने हैं, अब कम? तो लाइबिलिटी क्या हो रही है? डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, लेकिन पेएबल का अकाउंट क्या होगा?
इसी तरह सप्लायर को कैश दिया है, वो भी लायबिलिटी को कम करेगा। यहां तक क्लियर है? फिर आ जाओ कॉन्ट्रा पे। कॉन्ट्रा क्या होता है? सेम अमाउंट, मतलब आप अज्यूम करो, फॉर एग्जांपल आप मेरे सप्लायर भी हो और आप मेरे कस्टमर भी हो। अब अपोजिट हो गए, सोचो आप यूं सोचो कि मैं आपका सप्लायर भी हूं और मैं भी आपका कस्टमर हूं। दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही है। मैंने आपसे 1000 रुपए की चीज खरीदी, 800 रुपए की आपने मेरे से चीज खरीदी है। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना होगा। मैंने आपसे 1000 रुपए की चीज खरीदी, मैंने कहा भी लिखा हुआ, लेकिन 800 की चीज आपको सेल भी की, वो मेरे कहा लिखा हुआ। एग्री? तो मैंने और आपने आपस में डिस्कस किया कि यार 1000 और 800 में से 200 रुपए एक दूसरे को दे देंगे, जो सेम अमाउंट है वो क्यों ना कैंसिल कर दें। और होगा ही ऐसा ना। आप इसकी एग्जांपल ले लो क्लास 9 की। 300 देने थे आपने मुझे, आपने 500 दे दिए, या यूं समझ लो कि मतलब आपका 200 का रिसीबल हो गया ना। सेम अमाउंट आपस में क्या हो जाती थी? कैंसिल। सेम अमाउंट आपस में क्या हो जाती थी? जैसे हमजा के 300 रुपए मेरे पास पड़े थे, 500 इसका एक दिन फाइन हो। तो अब हमजा ने कहा सर वो 300 कैंसिल कर दें, 200 रुपए आपको मैं दे देता हूँ। लेकिन वो 300 कैंसिल करने के लिए सेम अमाउंट पेएबल में से भी कम करने हैं और रिसीबल में से भी कम करने हैं। तो लिखोगे क्या यहाँ पे? कॉन्ट्रा किसके साथ हुआ है? कस्टमर के साथ। किसके साथ? कॉन्ट्रा विथ। और यहाँ पे कॉन्ट्रा रिसीबल में क्रेडिट भी आएगा क्योंकि रिसीबल एसेट है। कॉन्ट्रा विथ क्या लिखोगे? क्या ये चीजें समझ आई? पक्की बात है? चलें सर, पहला क्वेश्चन खामोशी से सॉल्व करें। वो बाद में कर दो, अभी ये सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या आते हैं कि वो डॉज करेगा जानबूझ के। पेएबल के डेटा में रिसीबल का डेटा दे देगा, रिसीबल के क्वेश्चन में जानबूझ के पेएबल का डेटा दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीजें रेलिवेंट है, कौन सी चीजें इरेलीवेंट है। पहला सॉल्व करो। इन ट्रेड पेएबल कंट्रोल अकाउंट कौन सी चीज किस साइड पे आएगी? भाई क्रेडिट साइड पे अब देखो क्वेश्चन किसका है? पेएबल का। तरीका क्या है सॉल्व करने का? देखो मेरी बात सुनो, आज की क्लास सीखने पर्पस के लिए टेक्निक तरीका सीखना है क्या? अच्छा किसका पूछा? ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल हमारी क्या होती है? और लाइबिलिटी में किस साइड का पूछ रहा है वो? तो क्रेडिट साइड पे तो वो चीज जाएगी जो इंक्रीज कर रही हो। कौन सी चीज इंक्रीज कर रही है? देखो कॉन्ट्रा कम कर रहा है, कैश देते हो पेएबल कम होते हैं, परचेज रिटर्न में पेएबल कम होते हैं, वो तो डेबिट साइड पे आते हैं। क्या ये बात समझ आई? रट्टा नहीं लगाना, लॉजिक है हर चीज का। क्लियर है? एनी क्वेश्चन पूछो लड़की। पक्की बात है? सेकंड। अच्छा इसको छोड़ें, मैं कोई और ढूंढता हूँ क्वेश्चन इसका। अच्छा पहला क्वेश्चन ये सबको क्लियर था? जी जी जल्दी है सर। अच्छा अब एक ये वाला टॉपिक क्लियर है ना सबको? अब सात आठ टॉपिक रिवाइज करके क्वेश्चन पे जाता हूँ, सही है? अब दूसरा सुनो। सर आपको डॉक्यूमेंट्स याद है? डॉक्यूमेंट सुने प्लीज सारे। डॉक्यूमेंट्स में सर क्या कहा जाता है, सुनना प्लीज। डॉक्यूमेंट्स में जब भी बिजनेस कोई भी चीज ट्रांजैक्शन किसी के साथ करता है ना, तो ट्रांजैक्शन कोई इनफॉर्मल वे में नहीं होती, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होती है। पहले हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट जाते थे, अब डिजिटल फॉर्म में जाते हैं ईमेल वगैरह के जरिए।
ऑल्दो डॉक्यूमेंट्स अभी भी यूज होते हैं अकाउंटिंग में। अब सुने गौर से, आपके परचेज प्रोसेस में डॉक्यूमेंट यूज होते हैं, आपके सेल्स वाले प्रोसेस में भी डॉक्यूमेंट यूज होते हैं, आपके पेरोल में भी डॉक्यूमेंट यूज होते हैं, इसी तरह आपकी पेटी कैश वगैरह में भी, इसी तरह नॉन करंट एसेट्स वगैरह बाय करते हो उसमें भी, हर चीज में डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं। हमारे कोर्स में हमने देखना है परचेज साइकिल, कि चीजें परचेज जब करते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है। प्लीज समझना, डिटेल में रिवाइज करवा रहा हूं, मेरी बात गौर से सुनो। अज्यूम कर लो तहजीब एक बिजनेस है, तहजीब एक कंपनी है जिसके मल्टीपल अकाउंट डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट है जिसका काम है प्रोडक्शन करना, क्या करना, एक डिपार्टमेंट है स्टोर, एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है परचेजिंग, फिर एक डिपार्टमेंट है जिसका काम है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट, बात समझते जाना प्लीज। छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उसमें स्टोर और परचेजिंग एक ही होता है, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम सेग्रीगेट हुआ होता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होती है। अच्छा, प्रोडक्शन वाले का क्या काम है, प्रोडक्शन वाले का क्या काम है, रॉ मटेरियल आया उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। प्रोडक्शन वाले का क्या काम होता है, इनपुट आया उसको किस में कन्वर्ट करना, आउटपुट। एग्री। लेकिन इनको इनपुट कहां से आता है, तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन वाले को इनपुट रिक्वायर्ड है, मटेरियल रिक्वायर्ड है, स्टोर वाले को कॉल करके नहीं कहेगा कि मटेरियल भेज दो। स्टोर वाला कहेगा, स्टोर वाला जिम्मेवारी है ना उसकी, कि स्टोर में कितना मटेरियल पड़ा है, कल कोई उससे आगे पूछेगा ना भाई तू मटेरियल कहाँ गया, तो वो बाकायदा इसका काम ही यही है प्रोडक्शन वालों को मटेरियल पहुंचाना, जब भी वो मटेरियल मांगे उन्हें मटेरियल देना। तो सर मटेरियल रिक्वायर्ड है, आप प्रॉपर क्या करोगे, इन्हें मटेरियल रेक्विजिशन नोट बनाओगे। कौन किसको भेज रहा है, बात का जवाब देना है प्लीज, प्रोडक्शन वाला किसको, पर्पस क्या है इसका, डिमांड फॉर मटेरियल। अब जब बात स्टोर वाले के पास आई ना, स्टोर वाले की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चीजों को संभाल के रखना, टाइमली बेसिस पे इशू करना, रिकॉर्ड संभाल के रखना, ये सारा चीजें स्टोर वाले का काम है। अब स्टोर वाला क्या करेगा, देखेगा मटेरियल रिक्विजिशन है, देखेगा क्या मटेरियल पड़ा हुआ है, तो इशू कर देगा, नहीं है तो स्टोर खुद मार्केट से चीजें बाय नहीं करता। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये काम होता है परचेजिंग डिपार्टमेंट। स्टोर वाला अब जाएगा परचेजिंग वाले के पास कि सर हमसे ये मटेरियल मांगा गया हमारे पास नहीं है, तो परचेजिंग वाला कहेगा सही है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के जरिए रिक्वेस्ट करो हम आपको बाय करके दे देते हैं। तो परचेज एक्विजिशन, स्टोर वाला क्या करेगा, परचेज की रिक्वेस्ट करेगा किसको, परचेज डिपार्टमेंट, किसके जरिए, परचेज एक्विजिशन। क्या ये बात समझ आई, बात किसके पास चली गई है, परचेजिंग डिपार्टमेंट वाला डिफरेंट सप्लायर्स को, एक इंटरनल लिस्ट बनी होती है। अगर नया बिजनेस है तो फिर तो सप्लायर अभी नए ढूंढने पड़ेंगे, सालों से अगर आपका बिजनेस हो ना तो ऑलरेडी आपके पास सप्लायर लिस्ट होती है। सप्लायर लिस्ट क्या होती है, उनके कॉन्टेक्ट्स, उनसे राब्ता करोगे आप, सप्लायर लिस्ट में से डिफरेंट सप्लायर से राब्ता करोगे कि सर हमें ये मटेरियल चाहिए, तो वो आपको भेजेंगे कोटेशन, क्या भेजेंगे, इस कोटेशन के अंदर वो अमाउंट एस्टिमेट लिखेंगे कि हम चीज इतने की आपको देंगे। कोटेशन का मतलब है हमें वो कोट करके कह रहे हैं कि सर ये चीज आपको चाहिए इतने में आपको देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं परचेजिंग डिपार्टमेंट हूँ, 4 सप्लायर से कोटेशन आई, मैं सबकी कोटेशन देखूंगा, उनमें से एक मैं सिलेक्ट करूंगा, सप्लायर सिलेक्ट करके उन कोटेशन में से उसको इशू किया जाएगा क्या, परचेज ऑर्डर। सही है, कौन किसको इशू कर रहा है, परचेजिंग डिपार्टमेंट किसको, मैं सप्लायर सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करते वक्त 4 बातों का ख्याल रखना है, क्वालिटी, प्राइस, क्यूपी क्यूडी, क्वालिटी प्राइस क्वांटिटी डिलीवरी टाइम। सही है। अब परचेजिंग डिपार्टमेंट के बाद बात सप्लायर के पास चली गई है, सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर को जब परचेज ऑर्डर रिसीव होगा, सप्लायर उसको ये लाजमी है गुड्स क्या करेगा, मान लिए
तो कौन सा नोट भेजेगा 7? लेकिन हमारा रिसीव कौन करेगा चीजें? रिसीव करते वक्त स्टोर वाला अपने पास एक एविडेंस क्रिएट करता है, क्योंकि देखो डिलीवरी नोट पे कोई गलती भी हो सकती है, वो तो थर्ड पार्टी जनरेटेड है। यस, तो इसलिए स्टोर वाला अपने पास बनाता है, जिसको नाम क्या दिया जाता है? एग्री। अब सब चीजें भी रिसीव होगी, अब आपका सप्लायर कुछ दिनों बाद आपसे पैसे डिमांड करेगा। परचेज इनवॉइस क्या होगी? इनवॉइस। इस दिन पे हम अपने अकाउंट में एंट्री करते हैं, डेबिट पे परचेज, जो पेएबल आपके पास जो चीज है, मीन डेबिट परचेजेस क्रेडिट पेएबल। परचेज इनवॉइस आ गई। अब परचेज इनवॉइस किसके पास आएगी? क्या अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला ऐसे ही पे कर देंगे? मैंने और आपने पढ़ा था, परचेज इनवॉइस जब रिसीव होगी तो आप पहले क्रॉस वेरीफाई करोगे। क्या आपने ऑर्डर किया था? परचेज ऑर्डर की ना, एक कॉपी ऑलरेडी परचेजिंग वालों ने हमें भेजी होगी। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, इनकी कॉपीज बनती हैं, एक कॉपी अपने पास रखी जाती है, एक सप्लायर को दी, एक स्टोर वाले के पास भी हो सकता है चली गई हो, और एक हो सकता है अकाउंट्स वाले के पास चली गई हो। क्या हमने ऑर्डर किया था? क्या हमें चीजें, अगर चीजें जो इनवाइस पे रिकॉर्ड्स हैं, जो इनवाइस पे डिटेल्स हैं, वो इनके साथ मैच कर रही हैं, तो इनवाइस पे कर दो। एग्री। लेकिन मैंने आपको बताया था, कभी कभार अकाउंट्स वाले के पास उतनी अथॉरिटी पेमेंट की नहीं होती, तो फिर वो अपने सीनियर को क्या रिक्वेस्ट करता है? इंटरनल चेक रेक्विजिशन। सीनियर के पास जाता है कि सर 10,000 की चीज मंगवाई है, मेरे पास तो 5,000 की अथॉरिटी है, हमने बिजनेस के लिए चीज मंगवाई है, पेएबल पैसे मांग रहा है, तो आप प्लीज 10,000 का चेक बना के दे दो। तो सीनियर को आप रिक्वेस्ट करोगे, वो सारी चीजें देखेगा कि वाकई बिजनेस के लिए चीज मंगवाई गई है, वो आपको चेक बना के दे देगा। क्या ये बात क्लियर है? 10 हो गया। पे अकाउंट से करेगा ना वैसे, पे तो अकाउंट ही करेगा ना, वो तो सीनियर को रिक्वेस्ट की ना, पेमेंट करना हमारे काम है ना। अब बात किसके पास चली गई है? अब तो आपके पास पैसे भी पे हो गए। हर महीने के एंड पे आप अपना टोटल पेएबल निकालोगे, और आपको सप्लायर की तरफ से क्या आएगी? कल हमने पढ़ा था कि आपस में बैलेंस इनका आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। ना हो तो हम रिकनसाइल करते हैं, कभी कभार कोई डिफरेंसेस होते हैं। यहां तक क्लियर है? फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर चीजें खराब हो, डैमेज हो, चीजें रिटर्न की जाती हैं। रिटर्न टू आपके लिए क्या होगी? या इसका दूसरा नाम क्या है? आउटवर्ड। बिजनेस से बाहर जा रही हैं, बिजनेस से चीजें। तो अब मुझे बताओ, आप उन डैमेज गुड्स के साथ कौन सा नोट भेजोगे? बिजनेस। लेकिन सप्लायर बदले में, सप्लायर हमें देखेगा चीजें डैमेज है, तो सप्लायर हमें भेजेगा क्रेडिट नोट। इसका क्या पर्पज है? क्रेडिट नोट का पर्पज है ओरिजिनल इनवॉइस को या कम करना, या अगर सारी चीजें वापस कर दी हैं तो ये कैंसिल भी कर सकता है। रिड्यूस आर कैंसिल। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ, फिर एक इंपॉर्टेंट बात, जब आपने पेमेंट दी होगी, तो पेमेंट किन किन चीजों की दी है? कैश पेड के साथ एक डॉक्यूमेंट जाता है जिसका नाम क्या है? इसमें हम डिटेल्स ऑफ अमाउंट बीइंग पेड लिखते हैं। डिटेल्स ऑफ अमाउंट बीइंग, क्या ये क्लियर है? लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी नहीं करनी है, पढ़े हम प्लीज। सप्लायर को पे करने से पहले कौन से डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट इनवॉइस को चेक किया जाता है? क्या हमने ऑर्डर किया था परचेज ऑर्डर, और दूसरा, तो यहां पे उन दोनों में से कौन सी चीज दी हुई है? क्या परचेज इनवॉइस का सेल्स ऑर्डर से कोई ताल्लुक है? और पेइंग इन स्लिप बैंक डॉक्यूमेंट होता है, बैंक में जब पैसे जमा करवाना जाते हो ना, तो स्लिप भरते हो। रेमिटेंस एडवाइस क्या होता है? डिटेल्स ऑफ अमाउंट भी
नहीं, वो होगा तो फिर दोनों सिलेक्ट करने होंगे ना। थर्ड पे आ जाओ। बताओ बाकी लोग। देखो, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट, अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्लियर्ड लॉजमेंट कह लो, डिपॉजिट्स कह लो, आउटस्टैंडिंग चेक कह लो, ये एक दो ही चीजें हैं जिनके मल्टीपल नाम है। ये अराइज क्यों होते हैं? ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइमिंग डिफरेंस? कि बैंक अगर अभी चेक दिया, नॉर्मली इसमें तीन कितने दिन लग जाते हैं क्लियर होने में? तो वो क्यों लगते हैं? क्योंकि बैंक क्लियरिंग, तो कहीं ना कहीं ये अराइज किसकी वजह से होता है? ये तो बात सही है। पहली, अनप्रेजेंटेड चेक, वो चेक जो आपने सप्लायर को दिया, आपने अपने रिकॉर्ड से माइनस कर दिया। कहां से माइनस नहीं है? तो जब हम इसे रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा बैलेंस बैंक स्टेटमेंट, ये देखो क्या हो जाएगा, विल रिजल्ट इन कैश बुक बैलेंस बीइंग लेस देन द क्रेडिट बैलेंस ऑन द व्हाट, बैंक स्टेटमेंट में ज्यादा शो हो रहा होगा, हमारे रिकॉर्ड में कम शो, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में ये ऑलरेडी माइनस हुआ है। डन हो गया? एनी क्वेश्चन पूछे? मेरे से पूछो यार। क्या बस आता है क्या? कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? कौन? अब बच्चे मेरे से पूछो, मैं किस लिए बैठा हूँ। अच्छा चलें, आगे समझाओ क्या है पहली स्टेज में। इधर आओ, सबके सामने इधर आओ, बताओ समझाओ क्या है। समझाओ, इधर आओ जल्दी। चलो, उठे, उधर ही खड़े होके बताओ। उठ के खड़े होके बताओ ना, उठो। ऊपर उठो ना बच्चे, ऊपर उठो। नहीं, नहीं, सबर सबर, सुकून से सोचो, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सोचो, फिर बताओ। अब आप लोगों का हल यही है। अब मुझे कोई नजर आए ना, अब फिर यही हल है। और अब्दुल्ला, आप पे बहुत ज्यादा फाइन होने वाला है। अच्छा, मैंने कल सरप्राइज वाले फाइन की बात की थी ना। मैं आता हूँ 1 मिनट में सरप्राइज वाले फाइन पे। कहाँ से माइनस नहीं किए थे? कौन, किसने? सप्लायर का यहाँ पे कोई ताल्लुक ही नहीं है, पहले पढ़ो तो सही। कहता है अनप्रेजेंटेड चेक वो चेक होते हैं जो कि हमने कैश बुक में से माइनस, तो ये देखो, इसलिए हमारा कैश बुक का बैलेंस कम होता है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ज्यादा होता है, क्योंकि बैंक में अभी तक गया ही नहीं है, जमा ही नहीं हुआ, तो बैंक में से अभी तक वो माइनस ही नहीं हुआ हुआ। बात समझ आई? कम्युनिकेशन करनी है। बैठो, 4 पे आ जाओ। कैलकुलेटर यूज करें अब। सर, अक्सर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है, प्लीज सारे अंडरस्टैंड करना। इस तरह का अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ट्रायल बैलेंस में से कोई मिसिंग फिगर देगा। आपको पता होना चाहिए ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट पे आता है। सारे एक बार इधर देख लो क्या क्या आता है ट्रायल बैलेंस में, डेबिट क्रेडिट पे। एसेट्स किस साइड पे आते हैं? नॉर्मली, नॉर्मली, लाजमी नहीं है। इसी तरह एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, सेल्स हमारी क्या है? तो इनकम किस साइड पे आएगी? लेकिन सेल रिटर्न, ये तो डिक्रीज इन इनकम है, तो इसका अकाउंट किस साइड पे आएगा? परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, लेकिन परचेज रिटर्न तो डिक्रीज इन एक्सपेंस है। तो ये लॉजिक याद रखने हैं। लॉजिक बड़े सिंपल है, वो ये टेबल है, उसी पे पूरा कोर्स चल रहा है। तो अब आपको करेगा क्या? वो कहेगा कि ये चीजें, हमें इसमें से मिसिंग कोई चीज बताओ। तो लॉजिक क्या कहता है? ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। इधर देखो, डेबिट, क्रेडिट, जो चीज इधर दी हुई है लिखते जाओ। कैपिटल किस साइड में आएगा? सेल्स तो निकालनी है। परचेजेस, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, पेएबल,
कैश, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट होता, ओवरड्राफ्ट के केस में हमारी क्या होती है वो, और लाइबिलिटी की साइड भी आती है। तो सर जरा ऐड करो प्लीज, बताओ कौन सी वाली साइड, ज्यादा वाली साइड का पहले टोटल करना होता है। ये बताओ तो सही ना, टोटल 90। तो 93 में से हमें सेल्स की अमाउंट निकालनी है, तो 30 और 19 माइनस करो, 40। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? समझ आया ये? देखो मैं जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो तरीका सिखा रहा हूँ कि तरीका क्या है सॉल्व करने का। फिर पैटी कैश वाला टॉपिक, मैंने और आपने पढ़ा है कि पैटी कैश में कितने सिस्टम होते हैं, इम्प्रेस्ड और नॉन इम्प्रेस्ड। पहले तो आसान वर्ड्स में ये समझो, जब पैटी कैश के डब्बे को रीफिल किया जाता है तो एंट्री क्या की जाती है? देखो, पैटी कैश के डब्बे को रीफिल या रीइंबर्स या फ्लोट को दोबारा मेंटेन कर रहे हो, तो पैटी कैश का काम क्या होगा? ऑन द अदर एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा? लेकिन कभी कभार पैटी कैश में ज्यादा पैसे हो जाएं, तो बैंक में वापस पैटी कैश टू बैंक वापस में जमा करवा दो, बैंक क्या हो जाएगा? पैटी कैश क्या हो जाएगा? पहली चीज ये सबको क्लियर है? इम्प्रेस सिस्टम में मैंने और आपने कहा है फ्लोट मेंटेन करते हैं, कभी कभार नॉन इम्प्रेस सिस्टम में ज्यादा हो जाता है ना। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको, नहीं 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 बच्चे, वेट 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 सुनो। नॉन इम्प्रेस का सिस्टम ये है, ओपनिंग कितना है 100, पैटी कैश के वाउचर थे 50 के, कितने के थे? तो हमने कैश एल कितना हो गया? इसमें वो नहीं देखना है, इसमें हर महीने आपने फिक्स कंट्रीब्यूशन है, इसमें आपने हर महीने 100 100 रुपए डालते रहने हैं। तो 50 और 100 मिला के अब कितना हो गया? अगले महीने 10 रुपए का खर्चे हुए सिर्फ। अब फिर बताओ, 100 रुपए और डाले होंगे अगले, मतलब अब कैश एल कितना होगा 140, 100 रुपए दोबारा डाले। तो इस तरह इस सिस्टम में डर ये होता है कि इस सिस्टम में बहुत एक्सेसिव कैश पड़ा होता है, यूज नहीं होता गया ना, तो हर महीने का 100 100 ऐड होता जाएगा। तो इसमें डर ही होता है कोई चोरी ना कर जाए, कोई फ्रॉड ना कर जाए। तो इसलिए पैटी कैश में अक्सर ज्यादा पैसा हो जाए ना, तो फिर उसको बैंक में जमा करवाया जाता है। वेट 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 वेट, अभी एक मिनट रुको, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, हिम सुनो। पैटी कैश का वाउचर ज्यादा नहीं होंगे, उस केस में आप अपनी लिमिट बढ़ाओगे, वाउचर ज्यादा नहीं होते। मैं बताता हूँ उसका क्या हाल है, बताता हूँ। अभी आपके पास 240 हो गया, बैंक में जमा करवाओगे तो पैटी कैश क्रेडिट, बैंक क्या होगा? समझ आया? क्वेश्चन ये है कि सर हमने इंप्रेस रखा हुआ है 100 का, नॉन इंप्रेस कितने का, लेकिन पेटी कैश का वाउचर खर्चा 150 का हो रहा है। हम इमीडिएटली इसको रीइंबर्स करेंगे या लिमिट को बढ़ाएंगे? क्या करेंगे? अब लाजमी है, 100 रुपए पड़े हैं डब्बे में, तो उसी टाइम अकाउंट्स वाला क्या करेगा, इस लिमिट को कितने पे लेके जाएगा, मतलब 50 रुपए बैंक से फौरन और निकलवा के आएगा। बात समझ आ गई? इंप्रेस सिस्टम क्या होता है, सर आपका हर महीने कंट्रीब्यूशन फिक्स है 100 100 100 रुपए, इट्स लाइक अ पॉकेट मनी। घर से पॉकेट मनी लेते हो ना, यूज हो या ना हो, हर महीने इतनी लेनी लेनी अमाउंट है रोज। लेकिन नॉन इम्प्रेस सिस्टम में हम कहते हैं कि हमारे पास एक इम्प्रेस्ड अमाउंट होती है, 100 का फ्लोट है, इस महीने खर्चे। पैटी कैश वाउचर क्या है कि पैटी कैश में से जितने भी पैसे निकाले जाते हैं, मैं पैटी कैशर हूं ना, आपको खर्चा लेके आए हो, ऐसे ही नहीं पैसे दे दूंगा, एविडेंस डॉक्यूमेंट, वाउचर फिल करोगे। कल मेरे से भी कोई पूछेगा ना कि सर पैसे कितने दे, वाउचर के साथ आप उस खर्चे की रसीद ऐड करोगे और अपने अपने मैनेजर से उसको अप्रूव करवा के लेके आओगे। तो मैं देखूंगा कि खर्चा बिजनेस पर्पज के लिए, मैनेजर की अप्रूवल है, पैसे दे दूंगा आपको। तो जब मैं पैसे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज दे दिए, कितने का कैश हेल्ड पड़ा है? मैंने आपको एक चीज बताई थी, कोई छोटी मोटी इनकम हो, कोई छोटी मोटी इनकम हो, कोई छोटी मोटी रसीद हो, वो इसमें ऐड हो जाती है। अज्यूम कर लो कोई 10 रुपए आए भी छोटे मोटे, तो अब बताओ कैश हेल्ड कितने का है?
अब आपने अगले महीने में दोबारा ओपनिंग 100 रुपए पे जाना है। कितने पे जाना है? तो बताओ बैंक से कितने निकालोगे? इसको कहा जाता है, क्वेश्चन आता है री इम्बर्स करने के लिए कितने पैसे डालेंगे? 70। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ओपनिंग इंप्रेस अमाउंट कितनी थी। क्या क्वेश्चन आता है? ओपनिंग इंप्रेस अमाउंट कितनी थी? इधर देखो, सारे इधर देखो। ओपनिंग इंप्रेस अमाउंट में ये वाली अमाउंट पूछता है, इसमें से हम वाउचर क्या करते हैं और छोटी मोटी इनकम क्या करते हैं? कैश एंड आ जाता है। जैसे हमारी वाली एग्जांपल में अज्यूम करो इंप्रेस नहीं पता, वाउचर है 80 के, 10 रुपए की कोई छोटी मोटी इनकम है, तो इधर कैश एंड पड़ा हुआ है आपके पास 30 का। कितने का पड़ा हुआ है? क्वेश्चन ये वर्किंग बैकवर्ड करनी है, इनिशियल इंप्रेस अमाउंट कितने की थी। तो देखो इक्वेशन के जरिए भी लिख सकते हो, ओपनिंग इंप्रेस लेस वाउचर प्लस छोटी मोटी इनकम इज इक्वल टू व्हाट। अब आपको निकालना है वो, तो कैश हेल्ड में वाउचर क्या कर लो, ऐड, इनकम क्या कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगी? ओपनिंग इंप्रेस। ये देखो ना, 30 रुपए के कैश में 80 रुपए के वाउचर ऐड कर दिए, 10 रुपए की इनकम माइनस कर दी। क्या ये बात समझ आई सबको? पक्की बात है। चलें क्वेश्चन सॉल्व करें, थर्ड वाला। जल्दी नहीं करनी प्लीज। देखें, आपको पता है पेपर में कभी बार लिखेगा नहीं कि इम्प्रेस्ड है या नॉन इम्प्रेस्ड है, वर्डिंग से। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, तलिक मेंटेन अ पेटी कैश बैलेंस 150 का बैलेंस फिक्स है, ये इम्प्रेस्ड है। कंट्रीब्यूशन फिक्स होगा तो कौन सा होगा? नॉन इम्प्रेस्ड। ये इम्प्रेस सिस्टम है। इम्प्रेस सिस्टम में कितने पैसे रखते हो? एट द एंड ऑफ वीक वाउचर कितने के हैं? 16 रुपए के, 10 के, 16, 10, 26 और 31, अराउंड 57, 58 पॉइंट। तो बताओ कितने का कैश हेल्ड पड़ा हुआ है? 91 पॉइंट का, 91.78 का। वापस कितने में जाना है? तो क्वेश्चन में पूछा यही है कि रीस्टोर करने के लिए तलीक को कितनी एंट्री करनी पड़ेगी? वही 58 जो निकाले हैं। पैटी कैश डेबिट होगा, क्रेडिट बैंक, कौन सा ऑप्शन? 4 वाला, 6 वाला सॉल्व करें, बल्कि 6 वाले को होल्ड करें, 7 वाले को भी होल्ड करें। अच्छा, कोई अपने पास रफ पेज पे लिखता जाए कि 6 और 7 मैंने होल्ड करवाया क्वेश्चन। अच्छा, फिर 8 वाले पे आ जाओ। सर, बाकियों को पढ़ने दिया करो, कोई जल्दी जो भी बोलेगा मैं जब बोलूंगा तभी जवाब देना है। प्रो नहीं बनना, सही है। व्हाट दिस डॉक्यूमेंट नोन इज, आर्थर ने पेमेंट दिए जूही को along with document that listed the items are। तो मतलब मैंने पैसे भेजे हैं, साथ ये बताया ये पैसे किस किस चीज के हैं। तो डिटेल्स ऑफ अमाउंट बीइंग पेड के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट था? पेपर में एक और क्वेश्चन आता है टी अकाउंट्स वाला, लेजर्स वाला। 2-3 एमसीक्यू इस तरह के आते हैं, तो 9 वाला सॉल्व करें। जल्दी नहीं करेगा, जब पूछूंगा तभी।
व्हाट वाज द बैलेंस ऑन हिज व्हाट? तो स्टार्ट में कितना था? कैश क्या एसेट? एसेट का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे होता है? और ट्रांजैक्शन कैश सेल, सेल का अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, कैश का अकाउंट क्या हुआ होगा? कैश परचेजेस, परचेजेस का अकाउंट डेबिट हुआ होगा, कैश का अकाउंट क्या हुआ होगा? तो 10 और 16। तरीका ये है टी अकाउंट को सॉल्व करने का, ज्यादा वाली साइड का टोटल किया, कैरी डाउन कितना आ गया? 13,000। क्रेडिट पे आ रहा है लेकिन बैलेंस कौन सा है? डन भाई। ये बताओ, डबल एंट्री का क्वेश्चन है, जल्दी नहीं करना, मैं जिस जो भी अब पहले कोई बोलेगा उस पर फाइन होगा। Marina owns a hairdresser shop. She employs Betty and Kathleen to work in the shop. दो उसके वर्कर हैं, खुद ऑनर है। हर महीने 1,200 रुपये खुद निकालती है। जी जी ओके। 1,200 खुद निकाल लिए तो क्या है? ड्राइंग। देखो दो अलग अलग एंट्री करो फिर कंबाइन करो। 1,200 की ड्राइंग हो गई। क्रेडिट हो गया कैश 1,200 से। बेटी को और कैथलिन को 200 और 400 600 दिए, ये तो सैलरीज है, एक्सपेंस है। तो डेबिट क्या हो गया? वेजेस 600, क्रेडिट कैश 600। अब दो एंट्रीज को आप कंपाउंड करो, क्या कॉमन है दोनों एंट्रीज में लिशबा? कैश कितने से? ड्रॉइंग क्या हो गया? डेबिट 1,200 और डेबिट वेजेस, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी। फिर मैंने और आपने एक टॉपिक पढ़ा था, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कौन सा टॉपिक था? सेल्स टैक्स में मैंने और आपने पढ़ा था, सेल्स पे जो टैक्स होता है उसको कौन सा टैक्स कहा जाता है? क्या होती है बिजनेस की ये? कौन सी लाइबिलिटी? क्या है कि आपसे टैक्स कस्टमर से लिया, किसको जमा करवाना है? एचएमआरसी को। परचेजेस में कौन सा टैक्स होता है? ये हमारा क्या होता है? एसेट क्या है? एचएमआरसी से रिसीव होना है, रिकवर करेंगे। तो सेल विथ टैक्स की एंट्री क्या होती है? परचेज विथ टैक्स की एंट्री क्या होती है? तो सर क्या आप हमें बताएंगे सेल्स कौन सी है, कैश वाली या क्रेडिट वाली? अगर कैश सेल है, कस्टमर हमें पूरे 1,200 रुपए देगा, ज्यूम करो ग्रॉस। सेल के अकाउंट में कितने जाएंगे? 1,000। अज्यूम कर लो 200 का टैक्स है। कैश के अकाउंट में हमेशा कौन सी अमाउंट जाएगी? ग्रॉस। नेट अमाउंट किधर जाएगी? नेट अमाउंट हमेशा इनकम होगी। वो क्रेडिट किसके बराबर है ये? अगर वॉट इफ ये उधार वाली सेल होती तो अब रिसीवेबल कितने पैसे देगा? लेकिन सेल के अकाउंट में अगेन टैक्स किधर जाएगा? क्या ये बात क्लियर है? ये एंट्री होगी कब? एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ। अगेन रिसीवेबल में कौन सी अमाउंट गई? ग्रॉस। कौन सी? नेट अमाउंट कहां गई? इनकम के अकाउंट में। टैक्स कहां गया? अब जब कस्टमर से पैसे मिलेंगे, अब अभी हम वही बात कर रहे हैं, अब जब हमें पैसे मिलेंगे तो बताओ क्या? देखो कैश वाला केस में तो पैसा उसी टाइम मिला, सेल भी उसी टाइम हुई। पॉइंट ऑफ सेल और पॉइंट ऑफ कैश सेम है। लेकिन उधार वाले केस में पॉइंट ऑफ सेल पे टैक्स रिकॉर्ड हो गया। अब जब पैसे देगा तब दोबारा भी टैक्स की एंट्री। तब एंट्री क्या करोगे? डेबिट कैश 1,200। यही बात क्लियर है? समझ आई बात? इसी तरह परचेज विथ टैक्स, सर क्या क्रेडिट परचेजेस है या कैश? अगर कैश परचेजेस है तो अगेन परचेजेस के अकाउंट में नेट अमाउंट जाएगी 1,000। परचेजेस पे जो टैक्स एसेट है,
क्रेडिट बिजनेस से कैश कितना गया होगा? तो दोबारा बात समझो, परचेज के अकाउंट में टैक्स किधर गया? टैक्स के अकाउंट में इधर। अगर यही परचेजेस क्रेडिट होती, तो अब परचेजेस के अकाउंट में अगेन कितना जाएगा? क्रेडिट के अकाउंट। बताओ, बोलना है भाई। बाकी लोग जो खामोश बैठे ना उनके लिए। क्रेडिट परचेजेस के केस में क्या हो जाएगा? परचेजेस का अकाउंट डेबिट, टैक्स का अकाउंट डेबिट। अब पेएबल को कितने पैसे देने हैं? दो डेबिट किसके बराबर है? ये एट द टाइम ऑफ परचेज की एंट्री है। लेकिन जब पेमेंट दे रहे होगे, अब क्या दोबारा कोई टैक्स की एंट्री है? लाइबिलिटी खत्म। बिजनेस से कैश कितने का गया? क्या ये चीज सबको क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। एंट्री बताओ क्या होगी? जानबूझ के वो ट्रैप करने के लिए परचेजेस के सामने देखें क्या लिखा हुआ उसमें। हालांकि परचेजेस के अकाउंट में कौन सी अमाउंट जाती है? परचेजेस के अकाउंट में तो नेट जाती है। तो डेबिट परचेजेस कितने से? परचेजेस पे इनपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स है सभी। परचेजेस पे इनपुट टैक्स एसेट है, लायबिलिटी? एसेट है तो एसेट डेबिट साइड पे आता है, क्रेडिट साइड पे। तो डेबिट हो जाएगा टैक्स। कितने से? 52,000। लेकिन पेएबल के अकाउंट में कौन सी अमाउंट जाएगी? और वो कितनी है? 3,50,000। पहले इस तरह अपने पास एंट्री बना लिया करो, फिर ऑप्शन पढ़ा करो, कंफ्यूज नहीं होगे। अब ऑप्शन पढ़ो। दो डेबिट एक क्रेडिट के बराबर है ना? क्लियर? लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। थोड़ा सा स्पीड अप करना है, अब थोड़ा सा प्रोसेस समझो। कौन कौन सी चीजों की क्रेडिट एंट्री होगी? देखो, आपके पास इंक्रीज इन एक्सपेंस। इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या होता है? इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन डिक्रीज इन एसेट। लेकिन डिक्रीज इन इनकम तो वन एंड। जल्दी नहीं करनी, 13 पढ़े। ये समझना है यार, ये इंपॉर्टेंट है। चेक को, चाहे कैश, जब भी कोई बैंक में जमा करवाने जाते हो ना, पहले स्लिप भरते हो। उसको कहा जाता है पेइंग इन स्लिप। पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। मान ली ना रिसीव चेक मिले हैं उसको, और वो बैंक में जमा करवाने जा रही है चेक। चाहे चेक हो चाहे कैश हो, हमदा, चाहे चेक हो चाहे कैश हो, उनको जब जमा करवाने जाओगे तो उसके साथ कौन सा डॉक्यूमेंट अकम्पेंड होगा? तो पेइंग इन स्लिप। नॉट कि पेटी कैश फॉर्म, इसका क्या ताल्लुक है? नॉट कि बैंक ऑटोमेटेड पेमेंट फॉर्म, किसी को पैसे थोड़ी दे रहे, तो चेक मिले हैं। चेक रेक्विजिशन फॉर्म वो तो परचेज साइकिल में यूज होता है। आपको बाकी ऑप्शन देखो, बेवकूफों वाली गलती मत करना। बाकी ऑप्शन का सेंस देखना है, बन रहा है नहीं बन रहा। समटाइम आपको कुछ चीजें नहीं समझ आ रही होगी, ये देखना है बाकी चीजें क्यों दी हुई हैं। एलिमिनेट कर देना ना उन्हें। 14 पे आ जाओ। 14 पे कौन सी अमाउंट निकालनी है हमने? परचेजेस। आपको पता है, मैं आपको एक आसान तरीका भी इसका बताता हूँ, ये देखो। पर परचेजेस किस साइड पे आती हैं? तो इसका मतलब है डेबिट साइड कम होगी, क्रेडिट साइड ज्यादा होगी। क्रेडिट साइड पे क्या क्या चीजें हैं? सेल्स किस साइड पे आएगी? बातें नहीं करनी ना यार। सेल्स किस साइड पे आएंगी? कैपिटल किस साइड पे आएगा? ट्रेड पेएबल किस साइड पे आएंगे? लेकिन जो बाकी चीजें हैं, 35,000, 19,000, 14,000, ये तो इस साइड पे आएंगे।
तो बताओ ये टोटल कितना हुआ? 168 में से ये तीन चीजें माइनस करो, 1 लाख। थोड़ा सा प्रो होना पड़ता है इस चीज में आपको, थोड़ा सा आपको स्मार्ट होना पड़ता है। ये क्वेश्चन टाइम सेविंग के लिए होते हैं, टेक्निक आती है, क्विकली सॉल्व हो जाता है। क्लियर है भाई? ट्रायल बैलेंस में से एक मिसिंग चीज निकालिए ना, डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा, बाकी सब कुछ बनाया हुआ, एक चीज इसमें नहीं है, वर्किंग बैकवर्ड के लिए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? एक और क्वेश्चन सॉल्व करें, जल्दी नहीं करनी। हाँ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्लासिफाई एज अ व्हाट? कौन सी लाइबिलिटी है? रिसीवेबल हमारे क्या है? तो वन निकाल दो ना। पेएबल, पेएबल ड्राइंग एज लाइबिलिटी थोड़ी है, टू है। समझ आया? ओके, एक कप क्विक सी हम एक गेम खेलते हैं, उसके बाद ब्रेक करेंगे। वो गेम क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 जी, मेरा दोस्त 16 बताएगा, हमाद बताएगा। कोई साथ नहीं देगा, किसी ने साथ दिया उसमें डबल होगा। बाकी लोगों ने भी सॉल्व करना है, कोई रैंडमली मुझे बातें करता नजर आया उसमें मैं क्रॉस चला जाऊंगा। जी हमाद। हाँ, चलो हमाद का हो गया, छोड़ो सही है, अपना अली बताओ। हाँ, कौन सा ऑप्शन? बी? डी? सही है। अच्छा हमाद, अली आप बताओ। रियली? मुझे आप दोनों से वाइब आ रही थी, क्योंकि कोई कैलकुलेटर को यूज ही नहीं कर रहा ना, आप लोग यूं पढ़ के थोड़ी हो जाएगा, कहीं लिखा क्या हो रहा है उसमें। जी शोएब आप बताओ। करें करें सर करें, इन दोनों पे हो गया भाई। वेट 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 सर, आता हूँ, टेंशन ना लो। अली और अमाद क्या कर रहे हो बच्चों दोनों? उधर से दोनों उठो, उधर आगे आ जाओ। अभी आ जाएगा ना, समझ आ गया, आओ ना, आगे आओ दोनों। हमाद आप भी आगे आओ यार, अगली रो खाली है, इसमें आ जाओ जल्दी। हमाद और अली। जी शोएब आपके पास लिमिटेड टाइम है बचे। कौन आवाज है, बोलना नहीं है ना अब्दुल्ला? बी? बी? अच्छा चले, आप पे भी हो गया जी आगे। बताएं सर कैसे किया है, क्या है इसका लॉजिक क्या है?
$172 मतलब वो करता है ना उसको। वेरी गुड। तो $0.4 को आप $172 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिसीव हो गया आपको, तो रिसीव हो गया। बाकी क्या हो गया? बाकी 170 रिसीव मतलब रिसीव नहीं हो, माइनस कर हाँ, देंगे, वो इरेजरेबल हो गया। वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। इधर देखो, सारे इधर देखो। हाउ शुड हेनरी रिकॉर्ड दिस इन लेजर? हेनरी इज ओड 170 फ्रॉम क्लेचन। ओड फ्रॉम है, ये देखो, तो इसका मतलब हेनरी को पैसे मिलने थे। इधर देखो, आसान के इधर देखो, 172 फ्रॉम क्लेचन कस्टमर। जो कस्टमर है वो बैंकक्रप्ट हो गया है, उसने कहा है हर 1 रुपए के बदले में मैं तुम्हें सिर्फ 0.4 रुपीज दूंगा। तो इसका मतलब है टोटल पैसे कितने देने थे? हर 1 रुपए के बदले में 0.4, तो 2 रुपए के बदले में 0.8, 3 रुपए के बदले में, हर 1 रुपए के में 0.4 है ना। तो कोई जरा कैलकुलेटर को यूज करके 172 मल्टीप्लाई बाय 0.4 बताए। देखो, इतने के रिसीवेबल रिकॉर्डेड है, इसमें से 68.8 के रिसीव हो गए, तो डेबिट कैश हो गया 68.8, क्रेडिट रिसीवेबल हो गया। अलग अलग एंट्री पहले करूं। जो डिफरेंस है 172 और 168.8 का डिफरेंस कितना है? तो 103.2 उसने खुद कहा था ना कि इरिकवरेबल है, सिर्फ मैं इतने ही पैसे दे सकता हूं। हाँ, एक ही बात है, एक ही बात है, 103.2 इरिकवरेबल है। उसकी एंट्री मैंने और आपने शेयर पढ़ी थी, डेबिट बैड डेट, क्रेडिट रिसीवेबल। तो ओवरऑल हमारे रिसीवेबल कितने से क्रेडिट हो रहे हैं बच्चे? थोड़ा सा आगे आ जाओ ना, क्या मसला, थोड़ा सा आगे बैठ जाओ, शर्मा रहे हो तुम लोग। दोनों आगे बैठो थोड़ा सा। उधर बैठे हो कोने में, क्या नजर आ रहा होगा मुझे बताओ। अच्छा, इधर देखो, अब बताओ क्या कॉमन है? इधर भी रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, इधर भी रिसीवेबल। तो रिसीवेबल मिला के क्रेडिट हो गया 172 से, कैश डेबिट हो गया 68.8 से, कस्टमर बैड डेट हो गया इतने से। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डन भाई। जल्दी जल्दी में, जल्दी जल्दी में काम ये नहीं करना, जल्दी जल्दी में पेएबल मत सिलेक्ट कर लेना, रिसीवेबल है रिसीवेबल। 17 पे आ जाओ, 17 किस पे, अपना आप जैन पे। कोई बोलेगा नहीं, मैं पीली बेसिस पे बोल रहा हूँ। भरोसा रखना आता है आपको। ओके, क्या क्या रिस्क होंगे ऑर्गेनाइजेशन को अगर उसके प्रॉपर प्रोसीजर नहीं हुए तो? अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली डेटा को नहीं संभाला जा रहा, तो मैंने आपको कहा था ना, कोई अनऑथोराइज बंदा एक्सेस कर लेगा। और अगर प्रॉपर प्रोसीजर ही नहीं है डेटा को संभालेंगे, तो हो सकता है इंफॉर्मेशन किसी ओरिजिनल पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज हो रही हो, और आपको नुकसान होगा ना, इंडिविजुअल को इससे नुकसान भी होगा। और आपकी इंफॉर्मेशन हो सकता है ज्यादा पीरियड के लिए हम रख लें। चारों इसके रिस्क हैं। जी 18 बताएगा अपना, 18 नहीं, 18 नहीं, 19 बताएगा अब्दुल्ला, 19। सर, मैंने और आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई, जो कस्टमर बैडेड हो जाते हैं ना, वो तो रिसीवर के की अकाउंट से माइनस हो जाते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिन पे हमें शक होता है, डाउटफुल डेटर्स। कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनमें हमें क्या होता है, उनको कहा जाता है डाउटफुल डेटर्स।
तो उनके लिए हम अलाउंस बनाते हैं। उनके लिए क्या बनाते हैं? मतलब फॉर एग्जाम्पल आप मेरे 40,000 के रिसीवेबल हो, मुझे शक है कि 10% नहीं मिलेंगे, तो 40,000 का 10% कितना बना? 4,000। टी अकाउंट से नहीं माइनस करेंगे। बाद में जब फाइनेंशियल पोजीशन में 40,000 के रिसीवेबल जाएंगे ना, वहां पे उसमें से 4,000 माइनस करके नेट रिसीवेबल लेके जाएंगे। तो मैंने आपको लिखवाया था कि फाइनेंशियल पोजीशन में हमेशा कौन से रिसीवेबल जाते हैं, कैसे आते हैं? नेट क्लोजिंग रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग अलाउंस। आपके कोर्स में इतना ही है, दिया हुआ होगा ये डेटा। FA2 में डिटेल है, पढ़ाऊंगा वहां पे। क्लोजिंग रिसीवेबल कितने के हैं और क्लोजिंग अलाउंस कितने का है, ये देखो। तो आपके नेट रिसीवेबल कितने के आगे? 1,36,000। और रिसीवेबल एसेट है या लाइबिलिटी? तो सी सही है। क्या चीज? आपको मैंने एक सिंपल सी बात पढ़ाई थी कि कस्टमर जब बैड डेट हो जाता है तो मैंने और आपने बैड डेट पी अकाउंट से माइनस करना है, डेबिट बैड डेट क्रेडिट रिसीव। अलाउंस वर्ड का मतलब होता है ऐसे कस्टमर जिन पे आपको शक हो कि ये पैसे भी नहीं देंगे। तो हमारे ओवरऑल रिसीवेबल कितने हैं? 1,38,000 इतने के रिसीवेबल है। लेकिन उसी दिन मैंने अंदाजा लगाया कि इतने के तो पैसों का अलाउंस है, इतना का कस्टमर और पैसे नहीं देंगे। तो हम जब भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट है ना, एसेट कहां में जाएगा? फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल पोजीशन में रिसीवेबल हमेशा नेट जाते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय नेट रिसीवेबल? द रिसीवेबल एट द क्लोजिंग डेट, और उनमें से जितने पे शक होता है वो माइनस। इतने के रिसीवेबल है, इतने पे शक है, माइनस किया, कितने के रिसीवेबल करेंगे? नहीं, लाइबिलिटी क्यों होगी? हमारे लोगों ने हमें पैसे नहीं देने तो हमारे रिसीवेबल कम हो जाएंगे। लाइबिलिटी क्या होती है? कि आपको किसी और को पे करना हो। अलाउंस इज नॉट अ लाइबिलिटी। अलाउंस का मतलब है ऐसे कस्टमर जिन पे शक है। क्या ये क्लियर है? जी, उसके बाद कौन है? अब्दुल्ला दूसरा। हाँ वही वही वही। अच्छा, अभी मुझे पता चला कि इस बैच के अंदर तीन तीन मेरे पुराने जो स्टूडेंट उनके तीन, मतलब एक ये दाऊद का भाई है, एक ये अपना हसी अपना या हसीब उसका हसनैन का भाई है, और ये वो मोहम्मद ईसा का भाई है। और तीनों नमूने, तीनों। और खुश भी हो रहे हैं, नमूने बोला है खुश हो रहे हैं। चेक करो, लेवल चेक करो। बंदे को इतना बेशर्म होना चाहिए। जी अब्दुल्ला। आता है, आपको आता है, बस भरोसा रखो अपने आप पे। बोलना नहीं है ना। 2,000 रुपये बैंक अकाउंट में उसने, देखो 2,000 रुपये परवेज इन बिजनेस बैंक अकाउंट कितने विड्रॉ किए? तो 750 अगर पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं तो 750 की एंट्री क्या है? डेबिट ड्रॉइंग, क्रेडिट व्हाट? तो एसेट कम हुआ। और मैंने और आपने पढ़ा था ड्राइंग का दूसरा नाम क्या है? रिडक्शन इन। तो कौन कौन सी चीजें इफेक्ट हुई? एसेट और। क्लियर? ओके। आमिर भाई, ये वाला नहीं है, ये वाला बताएं सर। सब आमिर भाई, कोई और नहीं बताएगा? खामोशी से, खामोशी से। ये तो तू कोई और बात डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा। हाँ भाई, एलिस बेच इज पेड अ बेसिक वेज कितने की है? हमें बताना क्या है कि वीक 6 में टारगेट कितना है, एक्चुअल प्रोडक्शन हमें बताना है, बोनस कितना है, सिर्फ बोनस बताना है, ग्रॉस पे नहीं, सिर्फ बोनस। बेसिक पे कितनी है उसकी?
अगर टोटल प्रोडक्शन 5% ज्यादा हुई टारगेट से, अच्छा टारगेट कितना है, जरा कोई कैलकुलेटर पे 49 का 5% ले, कितना, 2450, ये टारगेट है। इसको कहा गया अगर टारगेट से तुम्हारी 5% एक्चुअल ज्यादा हुए, मतलब 51,450 अगर चीजें बन गई, तो तुम्हें 8% बोनस दिया जाएगा। किसका? इस 1500 का 8% बोनस दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, क्या मीट हुआ या नहीं हुआ? क्या टारगेट, ये देखो एक्चुअल प्रोडक्शन कितने की है, एक्चुअल प्रोडक्शन 51,450 से ज्यादा है, तो इसका टारगेट मीट हो गया। तो 1500 का 8% कितना बना? अगर पूछा होता ग्रॉस पे कितनी है, अगर होता 50,000 यूनिट बने हैं, तो फिर कोई बोनस पेएबल नहीं होता। बात समझ आई? ओके, खिजर बताएं। मुझे लग रहा है ये सब पे आएगा क्वेश्चन करते करते। आप तो चले बच गए ना, ये वाले जो लग रहे हैं इसमें। खिजर पे मुझे भरोसा तो है कि बचा देगा आप सबको। ये कौन था ये वाला, कौन था? बोलो बोलो, कौन था कौन? गलत है जिसने बोला है, पक्का पक्का। अब वो वाला जो क्वेश्चन है वो मैं खुद करवाता हूँ, 24 सॉल्व करो आप। खिजर बताओ आप। जी, ए, जी बालाज। जी। हम्म। जी हसन। बोथ। अच्छा सही है। अयान। डी। जी असीम। बी। इधर देखें, टोटल कैश एंड टोटल वाउचर
अच्छा, किस किस का डी था? डी किस किस का था? आपने डी बोला था, सी बोला था ना? हाँ, डी वाला सही है। अच्छा, इधर देखा था, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट्स टू व्हाट? द टोटल कैश एंड टोटल वाउचर। देखो इंप्रेस में क्या होता है, ओपनिंग अमाउंट, वाउचर माइनस करते हो, छोटी मोटी इनकम कभी कभार क्या करते हैं। तो पहली वाली बात तो गलत होगी कि टोटल कैश और वाउचर ऑलवेज इक्वल होंगे इंप्रेस के, नहीं। क्योंकि देखो ना, टोटल कैश में वाउचर ऐड भी कर लो, हो सकता है कैश ऐड ना आए क्योंकि कोई छोटी मोटी इनकम हो। हाँ, IOU वगैरह हो। दूसरी वाली बात सही है कि टोटल अमाउंट इन पेटी कैश पीरियोडिकली फिक्स लिमिट तक लेके जाते हो, लिमिट मेंटेन करते हो आप इंप्रेस सिस्टम में। तो स्टेटमेंट टू ओनली। जी हसन, अब आप सॉल्व करें ये वाला 25 आसन, वो वहीं पे खत्म हो गया था। हाँ भाई, एज रिसीवेबल एनालिसिस क्या था? अपने सारे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल का एनालिसिस करना, उससे लेट पेयर आइडेंटिफाई करना, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी का पता चलता है, कौन सा कस्टमर पोटेंशियल बैड डेट होने वाला है इसका आइडिया हो जाता है, कस्टमर का एनालिसिस है। ये तो सही है, लेकिन क्या ये सप्लायर्स का है? उसके लिए कौन सा एनालिसिस करते हैं, एज। तो स्टेटमेंट जी 26 बताएगा, कौन 26 बताएगा? अपना अयान। सर 26 बताना है ना, वो खत्म हो गई थी वहीं पे, डी उसने सही बोल दिया था। 26 बोलो। बोलना नहीं, आवाज नहीं अंजे यार। कौन सा? डी। जी हसीब। 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 जी हसीब। जी या ओ बेवकूफों, अयान और अपना हसीब दोनों। अभी कहा था पेमेंट एट द टाइम ऑफ, जब पैसे मिलते हैं तब कोई एंट्री टैक्स की नहीं होती। जब सेल की होगी ना कस्टमर ने जब, तब हमने एंट्री की होगी डेबिट रिसीबल 2209, क्रेडिट सेल 1880, क्रेडिट हमने किया होगा तब टैक्स। इन दोनों का डिफरेंस, जब पैसे मिल रहे हो, अब उसने पे कर दिया है, तो पैसे जब मिल रहे हो तब कोई टैक्स की एंट्री नहीं होती, सिंपली डेबिट कैश क्रेडिट रिसीबल होता है। क्लियर है भाई? ओके, लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स। 20 मिनट की एक 5 तक ब्रेक है। अच्छा सुने प्लीज। अच्छा 27 वाला बताओ यार, 27 वाला। Why must all journal entries be accompanied by what? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे, थ्योरी के क्वेश्चन जिन बच्चों के गलत होते हैं ना, ये समझें प्लीज। कहता है व्हाई मस्ट ऑल जर्नल एंट्रीज बी अकम्पनिड बाय अ नैरेटिव, मतलब जो भी आप डबल एंट्री करते हो, डेबिट कैश क्रेडिट सेल, किस चीज की एंट्री है ये? तो ये इसके साथ क्यों लिखा होता है ये कैश सेल ऑफ $80? क्वेश्चन ये है। अच्छा, रिक्वायरमेंट पता है क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि हर एंट्री के साथ उसकी नरेशन क्यों होती है? आइडेंटिफिकेशन के लिए, वेरी गुड। अगर एंट्री की है पता ही नहीं होगा किस चीज की, वेरिफिकेशन नहीं होगी, वेरिफिकेशन नहीं होगी तो फिर कैसे पता चलेगा? एज फॉर फ्यूचर ट्रेनिंग पर्पस।
फॉर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है ये? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं, मेनली ऑडिट एंड कंट्रोल पर्पज के लिए कि एंट्री हुई है तो क्यों हुई है, किस चीज की हुई है, फॉर दैट रीजन मैं आ गया ऊपर, फॉर ऑडिट एंड कंट्रोल पर्पज। समझ आया? 28 पे आ जाओ। बेटी ने कितने की चीजें बेची थी? सब्सिक्वेंटली पता चला जो कस्टमर सीन है वो बैंक हो गया, पैसे खा के चला गया है, तो बैड डेट की एंट्री क्या है? डेबिट, बैड डेट, क्रेडिट। ए सही है। ये बताओ, ये जल्दी नहीं करना प्लीज। सी की तो कोई एंट्री नहीं है ना। बीएसीएस, बीएसीएस बैंक ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम। बैंक की आपने जितनी भी बैंक की ऑटोमेटेड पेमेंट्स दी हैं, उनकी सारी डिटेल कहां से पता चलेंगी? या बैंक स्टेटमेंट आएगी, सिंपल सा क्वेश्चन। कि जितनी भी आपने बैंक के ऑटोमेटेड पेमेंट्स दी हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट, कोई डायरेक्ट पैसे आए हैं, इन सारी चीजों का कहां से पता चलता है? जब हमें क्या मिलती है? एक और क्वेश्चन बताओ। कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, देखो, जेम्स ने एरिक से कितने पैसे लिए? हालांकि टोटल पैसे कितने थे? 68 के बदले में उससे 6256 ले लिए, कितने का डिस्काउंट दिया है? डिफरेंस डिस्काउंट दिया है। तो जेम्स ने जो डिस्काउंट दिया है, जेम्स ने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड है। जेम्स के पर्सपेक्टिव से बताना है ना, कि एरिक को रिसीव हुआ है, एरिक के पर्सपेक्टिव से नहीं बताना। तो जेम्स के पर्सपेक्टिव से डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होगी? डेबिट डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट रिसीबल। रिसीबल का नाम क्या है? फिर एक और क्वेश्चन ये वाला समझो। ये देखो, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये किट में क्वेश्चन नजर नहीं आएगा। पेपर का ही क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, इन सेंस कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज्यादा। इसलिए देखो टॉप पे क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे का सवाल ये होना चाहिए पहले कि सर व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी अमाउंट? डॉलर, मनी। कौन से डॉक्यूमेंट्स में डॉलर होता है? और मस्ट मस्ट देखो, जब भी मैं आपको कोटेशन दूंगा तो उस पर प्राइस लिखूंगा ना। और जब भी आपको इनवाइस भेजूंगा उस पर भी पैसे होंगे। और जब आप रेमिटेंस एडवाइस भेजोगे उसमें भी लिखोगे ना कि सर यही पैसे इन चीजों के। लेकिन क्या डिलीवरी नोट में पैसे होते हैं, नंबर गुड्स की डिटेल होती है? तो 2 1 3 एंड मस्ट। अगर वैसे तो डिलीवरी नोट में भी कभी कभार डॉलर वैल्यू होती है, वर्ड मस्ट लिखा है। तो डिलीवरी नोट में लाजमी नहीं है, डिलीवरी नोट में सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट होते हैं। कोटेशन में, कोटेशन क्या है कि एस्टीमेट प्राइस, तो उसमें तो होगी ना डॉलर वैल्यू। मॉनेटरी का मतलब है डॉलर वैल्यू। डन। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात आप सबको पढ़ाई थी कि हमेशा सेल टैक्स ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद कैलकुलेट होता है। ट्रेड डिस्काउंट को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट दैट पैट्रिक इशू टू लॉरेंस? लॉरेंस बायज गुड्स फ्रॉम व्हाट? 10% का क्या है? तो लिस्ट प्राइस कितने की है? 8930 का कोई 10% ले, 893। तो कितने की अमाउंट आ गई पीछे? 8,8037, इतने की आ गई। अब याद रखना चाहिए, इंक्लूडिंग वर्ड नहीं है, ये एक्सक्लूडिंग है। ये एक छोटी सी गलती है, एक्सक्लूडिंग है। हमेशा लिस्ट प्राइस में कभी भी टैक्स शामिल। सेल टैक्स कितने का है? तो 17.5, 17.5 जरा लगाओ इसका, क्योंकि एक्सक्लूडिंग है। एक्सक्लूडिंग है तो इसका मतलब टैक्स शामिल नहीं है। तो इंटू 17.5 डिवाइड बाई 100 करें, 14140। तो इतने का टैक्स ऐड करके टोटल इनवाइस कितने की भेजेगा? लिस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव होती है ना, लिस्ट प्राइस का मतलब है जिसमें भी टैक्स शामिल नहीं है, शामिल करना है।
माइनस करने के बाद वाली जो अमाउंट आएगी उस पर टैक्स लगेगा। नहीं नहीं, अभी आपके सामने है ना। 33 क्या चीज है? रजिस्टर्ड है सेल टैक्स के लिए। कौन सा डेटा दिया? सेल्स का। क्या एंट्री सेल्स की? डेबिट, रिसीवेबल, क्रेडिट, सेल, क्रेडिट व्हाट? टैक्स। जानबूझ के सेल्स में तो नेट अमाउंट जाती है, और मजे की बात इसमें देखें, लिख भी दिया नेट। सेल्स में कितनी जाएगी? नेट। टैक्स किधर जाएगा? टैक्स के अकाउंट में। रिसीवेबल में कौन सी अमाउंट जाएगी? ग्रॉस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी सही नहीं होगा। डेबिट, रिसीवेबल, क्रेडिट, सेल टैक्स, क्रेडिट सेल। 33 सॉल्व, 34 सॉल्व करें। एक और 34 और 35 करा के छुट्टी कर दूंगा। किसका पूछा है सर बैलेंस? और ऊपर बैलेंस दिया हुआ भी किसका है? कौन सी साइड का? कितने का? रिकंसाइल कर रहे हो? बैंक चार्जेस क्रेडिट पे आ जाएंगी। किसने गलती की है? कोई रिसीट पेड इनटू बैंक, 1212 रुपए बैंक में जमा करवाए हैं। हमने अपने कैश बुक में कितने रिकॉर्ड कर लिए हैं भाई? 1212 रुपए बैंक में जमा करवाए, अपने रिकॉर्ड में 2121 ऐड कर दिए हैं। ज्यादा ऐड कर दिए हैं। कितने से? 9, 909 से एरर है कैश बुक का। अब बताओ कितना आ गया? 18। कौन सा बैलेंस है? कैरी डाउन डेबिट है। बैलेंस कौन सा है? जल्दी मत करना, 35 बताओ। जी जी, 35। भाई वर्षा, कितने की ग्रॉस सैलरी है वर्षा अर्न की है वर्षा ने? मैंने और आपने क्वेश्चन क्या है कि व्हाट अमाउंट विल एम्प्लॉयर रिकॉर्ड टोटल वेजेस एंड एक्सपेंस। एम्प्लॉयर के लिए क्या था? एक ग्रॉस पे, दूसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। खुद कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है ये नहीं, उसका एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। शी पे 10, एम्प्लॉयर 5%, तो 28 27 हजार का 5% बताओ। तो ऐड करके बताओ टोटल खर्चा। क्या ये समझ आया है? सर ये क्वेश्चन भेज रहा हूँ, 100 क्वेश्चन है, बाकी सारे कल करके आने। टाइमिंग ग्रुप में बताता हूँ कल की। करके आने हैं ये सारे क्वेश्चंस। लाजमी, तभी आपको मजा आएगा, वरना नहीं मजा आएगा तो क्वेश्चंस में।